हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग अभी पिछले कुछ क्लासेस से रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति। द टैक्सेबल इवेंट under GST is the supply of goods or services or both made for consideration in the course or furtherance of business. The taxable events under the earlier indirect tax laws such as manufacture, sale or provision of services is now subsumed in the taxable event known as supply. जीएसटी कानून के अंतर्गत कर योग्य घटना टैक्सेबल इवेंट वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति होती है, जो कि कारोबार के दौरान अथवा उसको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि फर्दरेंस प्रतिफल के बदले की जाती है। पुरानी जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी उसमें अलग अलग कर योग्य घटना थी, जैसे कि निर्माण मैन्युफैक्चर, बिक्री सेल या सेवा के प्रावधान। इन सभी को जीएसटी में समाप्त करके खत्म करके एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट बना दिया गया है। एक ही कर योग्य घटना बना दी गई है जिसे कि हम आपूर्ति के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कारोबार के दौरान, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अथवा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसीडरेशन के बदले में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का जो सप्लाई किया जाता है, इसी को जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। जो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था, जो पुरानी अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था थी, उसमें मतलब जो आपके टैक्सेबल इवेंट्स थे वो एक से ज्यादा थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था, सेल करने पर टैक्स लगता था, या सर्विसेज का प्रोविजन, मतलब सेवा अगर आप प्रदान कर रहे हैं, सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगता था। लेकिन जब जीएसटी आ गया है तो ये जो डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट है, इन सभी को एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट बना दिया गया है और इस इवेंट का नाम है सप्लाई। वंस ए पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय हिम, दैट इज सेल्स, सर्विस, जॉब वर्क, rental, licensing, etc., would fall under the definition of supply unless specifically excluded under the law. एक बार जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो जाता है, पंजीकृत हो जाता है, तब उसके बाद उसके द्वारा की गई कोई भी गतिविधि, जैसे कि सेल, बिक्री, सेवा, जॉब वर्क, किराए पर देना, लाइसेंस, इन सभी को सप्लाई के डेफिनेशन में शामिल किया जाता है, जब तक कि विशेष रूप से जीएसटी कानून के तहत उस एक्टिविटी को, उस गतिविधि को सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर न कर दिया गया हो। फिर से एक बार,
once a person is registered under GST, then any activity carried out by him, मतलब वो सेल हो, सर्विस हो, जॉब वर्क हो, रेंटल हो, लाइसेंसिंग हो, would fall under the definition of supply unless specifically excluded under the law. जब कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो जाता है, तब उसके द्वारा उसके बाद में की गई कोई भी गतिविधि, चाहे वो बिक्री हो, सेवा हो, जॉब वर्क हो, किराए पर देना हो, लाइसेंस पर देना हो, इन सभी को सप्लाई के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। और जब तक कि स्पेशली जीएसटी लॉ के तहत उस एक्टिविटी को सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर नहीं किया गया हो, तब तक उसको सप्लाई माना जाएगा। There would be one activity relevant for the purpose of levy tax, that is supply. मतलब करारोपण के उद्देश्य से टैक्स लगाने के पर्पस के लिए केवल सप्लाई ही एक सिंगल एक्टिविटी होगा, मतलब सप्लाई पर ही टैक्स लगाया जाएगा। ए पर्सन वुड हैव टू चार्ज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स। एक व्यक्ति को कर मुक्त वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर सभी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति पर टैक्स लगाना होगा। मतलब गुड्स जो है उसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो हो गया ऐसा गुड्स जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स, और दूसरा हो गया जिस पर टैक्स लगता है। मतलब एक जिस पर जीएसटी लॉ के तहत टैक्स नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, और दूसरा गुड्स या सर्विसेज जो कि टैक्सेबल है। तो अगर कोई आदमी मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई को छोड़कर अदर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी नाम का टैक्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब आपूर्ति का अर्थ और दायरा। यह बताया गया है सेक्शन 7 ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 में। मतलब केंद्रीय जीएसटी अधिनियम जो है उसकी धारा 7 में इसको बताया गया है। सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स meaning and scope of supply, and the same meaning is applicable under IGST, SGST, UTGST Act. जीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में सप्लाई का मीनिंग और स्कोप बतलाया गया है। मतलब सेक्शन 7 सेंट्रल जीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति का, सप्लाई का मीनिंग और दायरा यानी कि स्कोप बताया गया है। और यही मीनिंग और यही स्कोप आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट के तहत भी बताया गया है। द सप्लाई इज वेरी वाइड टर्म। आपूर्ति एक बहुत ही व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। एंड सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 हैज गिवन एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। धारा 7 की उपधारा 1 में सप्लाई की जो डेफिनेशन दी गई है, आपूर्ति की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में, वो डेफिनेशन समावेशी है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मीन्स दैट द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस which are listed in the section are only illustrative, and even if
any others supply of goods or services which are not listed in the said section would get covered. ये जो समावेशी परिभाषा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका मतलब हुआ कि धारा में यानी कि सेक्शन में जो लिखा गया ट्रांजैक्शंस है वो केवल इलुस्ट्रेटिव है, व्याख्यात्मक है, एक तरह का दृष्टांत है, एग्जाम्पल के तौर पर है। और इसके अलावा जो अन्य वस्तु या सेवाओं की जो सप्लाई है, अदर गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लाई है, वो भी इसमें आ सकता है, भले ही वो इस सेक्शन में लिस्टेड नहीं हो। कहने का मतलब है कि सप्लाई जो एक वाइड टर्म है, जिसको कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 में डिफाइन किया गया है, और जो डेफिनेशन दिया गया वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव डेफिनेशन कहने का मतलब है कि डेफिनेशन में जिन जिन ट्रांजैक्शंस को सप्लाई के तौर पर बताया गया है वो केवल एक तरह का एग्जाम्पल है। मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसको कि इस सेक्शन में नहीं बतलाया गया है वो सब भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है। द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। प्रतिफल के बदले में, मतलब कि कंसिडरेशन के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति। मतलब कंसिडरेशन लेकर अगर हम लोग किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज अगर सप्लाई करते हैं तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा। दूसरा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवा का आयात। अगर हम लोग अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज को इंपोर्ट करवाते हैं तो वो भी सप्लाई के डेफिनेशन में आएगा, सप्लाई उसको माना जाएगा। थर्ड है द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। अनुसूची 1 में बताई गई बिना किसी प्रतिफल की गतिविधियां। मतलब ये जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है इसमें एक शेड्यूल 1 है, अनुसूची 1 है, तालिका 1 है। इसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई वाले ट्रांजैक्शंस को बतलाया गया है जो कि विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको सप्लाई माना जाता है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? बिजनेस के दौरान या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर कंसीडरेशन के बदले में, प्रतिफल के बदले में गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जाती है तो इस तरह के इवेंट को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। तो अब सवाल उठता है कि सप्लाई इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ? मतलब व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सप्लाई की जाती है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? एक व्यावसायिक लेन देन को, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को सप्लाई के रूप में माना जाएगा यदि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया गया हो। मतलब एक व्यावसायिक लेन देन को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा यदि वह व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए हो। व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली जो सप्लाई है वही केवल टैक्स के लिए लायबल होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सप्लाई बिजनेस के दौरान, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है तो वो टैक्स के लिए लायबल
नहीं है, लेकिन कंसीडरेशन के बदले में सर्विसेज का जो इंपोर्ट किया गया है उसको छोड़ दिया जाए, मतलब उसको छोड़ देना होगा, लेकिन बाकी जितना भी तरह का सप्लाई है वो अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया गया है तभी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर सर्विसेज का इंपोर्ट किया गया है और भले ही वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चूंकि लॉ में स्पेशली लिखा गया है इसलिए उसको सप्लाई माना जाएगा। यहां लिखा है ए बिजनेस ट्रांजैक्शन शैल क्वालिफाई एज सप्लाई इफ इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन को सप्लाई तब मानेंगे जब वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया गया हो। सप्लाई विच आर मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आर लाइबल टू टैक्स। जो सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की जाती है या जो सप्लाई इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जाती है, केवल ऐसी ही सप्लाई टैक्स के लिए लाइबल है, कर के लिए उत्तरदायी है। इफ सप्लाईज आर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, it will not be liable to tax। अगर सप्लाई जो किया जा रहा है वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, व्यवसाय के दौरान नहीं है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नहीं है, तो ये टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन। अगर सर्विसेज का इंपोर्ट किया जा रहा है वो भी कंसीडरेशन के लिए प्रतिफल देकर, इवन इफ नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सिंस इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर जीएसटी। नॉर्मल रूल ये है कि किसी भी सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई तब माना जाएगा जब वो सप्लाई इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। ठीक है, ये सामान्य नियम है। इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सप्लाई इन कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं किया गया है तो वो टैक्सेबल नहीं है, लाइबल टू टैक्स नहीं है। लेकिन अपवाद क्या है, अगर हम लोग सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं फॉर कंसीडरेशन और अगर ये इंपोर्ट न तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और ना ही इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो भी ये जो इंपोर्ट है ये लाइबल टू टैक्स है, इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि जीएसटी लॉ में विशेष तौर से इस बात को बताया गया है, कह दिया गया है, ठीक है, लिखा गया है। Another important concept is that in case of inward supplies, input tax credit shall be allowed on goods and services used or intended to be used in course or furtherance of business, implying that even if input does not form part of final output, it is sufficient that input is used or intended to be used in course or furtherance of business। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनवर्ड सप्लाई के मामले में अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया जा रहा है तो उस कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अगर ये जो इनपुट है जो हम लोग इन कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर इनपुट फाइनल आउटपुट का पार्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता है, लेकिन
अगर ऐसा है कि जो इनपुट किया गया है उसका यूज इन कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया जाता है, तो हम लोग उस कंडीशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको मिलेगा। फिर से एक बार, इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड in course or furtherance of business, implying that even if input does not form part of final output, it is sufficient that input is used or intended to be used in course or furtherance of business। मतलब एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि आवक आपूर्ति के मामले में, इनवर्ड सप्लाई के मामले में, व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर, जैसे कि हम प्लांट एंड मशीनरी लगाए, तो ये क्या है, इसको हम लोग, ये वो कैपिटल गुड्स है जो कि हम बिजनेस करने के कोर्स में, व्यवसाय के दौरान या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। और इसी में एक बात और ये भी है कि ये जो इनपुट, जैसे कि हम मशीनरी खरीदे हैं, मशीन का यूज करके हम बनाए फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम बेचे, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में मशीनरी तो इंक्लूड नहीं है, वो उसका पार्ट नहीं बना, बेचने रहे मशीन, हम तो मशीन से जो सामान बना वो ना बेच रहे हैं, मशीन तो नहीं बेच रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जो मतलब कि कैपिटल गुड्स का इनपुट है, इसको व्यवसाय के दौरान या इन द कोर्स इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया जा रहा है, तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। उदाहरण के हम लोग मान लेते हैं कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है, तो जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जो लोग बनाते हैं ना, वो लोग उस मेटल को धोने में या वॉश करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। अब ये जो केमिकल है वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जब बनकर रेडी हो जाएगा तो उसमें नजर तो आएगा है नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये जो केमिकल जो हम लोग इनपुट के तौर पर आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज कर रहे हैं, वो आउटपुट सप्लाई का पार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो केमिकल्स हम यूज में ला रहे हैं उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहने का मतलब है कि परचेस करने के टाइम पर जो टैक्स जीएसटी के तौर पर दिया जा चुका है, जब हम सप्लाई किसी और को करेंगे तो उससे हम जो जीएसटी चार्ज करेंगे ना, वो जीएसटी जब गवर्नमेंट को हमको देना होगा, तो परचेस करने के टाइम पर जो जीएसटी हम दे चुके हैं उसका हम क्रेडिट लेते हैं, छूट लेते हैं, उसको एडजस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम केमिकल्स आर यूज्ड इन washing metal for making artificial jewelry. Now, input tax credit shall be available on such chemicals even if they are not forming part of output supply. Input tax credit shall be available even if goods are kept in stock and not used for output supply, since they are intended to be used in course or furtherance of business. मतलब अगर हम इनपुट खरीद कर स्टॉक में रख लेते हैं और आउटपुट सप्लाई के लिए यूज नहीं भी करते हैं तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, क्योंकि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के मकसद से रखा जाता है। तो हम जो कैपिटल गुड्स खरीदते हैं जैसे कि मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जो कि बिजनेस के कोर्स में यूज में आएगा या बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है,
तो ये सब चीज तो हम खरीदे हैं बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन इनको खरीदने के टाइम पर जो टैक्स हम जीएसटी के तौर पर इसके सप्लायर को दे चुके हैं, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका छूट हम ले लेते हैं। आगे है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंसिडरेशन। प्रतिफल के बदले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, यह बताया गया है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज ए में, धारा 7 उपधारा 1 है ना, उसका उपबंध ए है। यह कह रहा है कि सप्लाई में वो सारा सप्लाई इंक्लूड है जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन के बदले में किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है या किए जाने का एग्रीमेंट किया जाता है। और इसमें इंक्लूड है ये सब: सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये बोल रहा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड or agreed to be made for a consideration by a person in course of or furtherance of business। मतलब कारोबार के दौरान, व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए कंसिडरेशन के बदले में, प्रतिफल के बदले में अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है तो वो सब का सब सप्लाई में इंक्लूड होगा। और इसके अलावा सप्लाई में क्या शामिल है? सेल भी सप्लाई है, यानी बिक्री भी सप्लाई है, ट्रांसफर अंतरण, हस्तांतरण भी सप्लाई है, बार्टर वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान का लेन देन, एक्सचेंज विनिमय, लाइसेंस अनुज्ञप्ति या इसको लाइसेंस भी बोलते हैं, रेंटल किराए पर देना, लीज पट्टे पर देना, डिस्पोजल निपटान, ये सब का सब सप्लाई का डिफरेंट फॉर्म है, सभी को सप्लाई माना जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, यहां दिया है इफ मिस्टर राम प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग सर्विस टू मिस्टर श्याम देन इन सच केस देयर इज नो सप्लाई ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन। यहां एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मिस्टर राम मिस्टर श्याम को फ्री में कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, मुफ्त कोचिंग सेवा प्रदान करता है, तो राम ये जो काम कर रहा है इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि राम को इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, वो फ्री में कर रहा है ना। दूसरा है मनीष बाइज ए मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज and after 6 months sells it to a mobile dealer। Sale of mobile by Manish to mobile dealer is not a supply under GST Act because supply is not made by Manish in the course or furtherance of business। मनीष नाम का एक आदमी है जो अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोबाइल फोन खरीदता है और 6 महीना यूज करके इस मोबाइल फोन को डीलर को दोबारा बेच देता है। मनीष ये जो मोबाइल फोन डीलर को बेच रहा है इसको जीएसटी कानून के तहत, जीएसटी अधिनियम के तहत सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि मनीष ये जो सेल कर रहा है ये न तो कारोबार के दौरान है, न तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, और ना ही इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? अगले दिन हम लोग देखेंगे ये जो डिफरेंट टर्म्स है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, सबका मीनिंग, और फिर सर्विस में
कंसिडरेशन के लिए जो गुड्स सर्विसेज का सप्लाई किया गया, इसके अलावा जो सप्लाई इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाई में, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।